अस्सलाम वालेकुम, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं जामिन पीरज़ादा। बेज़ुबान जानवर अपना दर्द, अपनी परेशानियां जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए इंसानों को उनका ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राफिया मकबूल, जो कि वेटरनरी एक्सपर्ट है, वेटरनरी सर्जन है। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, आपका खैर मकदम है इस शुमारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस वक्त यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे जो है बात करने के लिए बुलाया। जो जानवर है वो आपको पता ही है, वो बेज़ुबानी है, तो वो अपना दर्द किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो अब जो उनको पालता है उसी को जो उनका जो जेस्चर है वो किस तरीके से जानवर उठता बैठता है, उस तरीके से वो उसका जो दर्द है वो टेक कर पाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो फिर उसके लिए जो है अल्लाह ताला ने हमारे को बनाया है, हमारे पे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है कि तो जो वो बेज़ुबान जानवर है, जो उसका दर्द है, हम उसको समझे और हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। जी, आपसे पहला सवाल रहेगा, जैसे कि हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चले कलान चल रहा है। यहाँ की जो मौसम है, जो टेम्परेचर है, दर्जे हरारत वो मनफी जाता है, माइनस जाता है। तो इसके लिए क्या ख्यालात हमको अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जो कि मवेशी पाल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? हाँ, देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब भी यहाँ चले कलान आने वाला होता है, जैसे अगर हम लोगों की बात करें तो हम अक्टूबर से ही या सितंबर अक्टूबर से ही स्टार्ट करते हैं घर के लिए। हम मतलब लकड़ियाँ लाते हैं, बोलते हैं हमाम के लिए लगेगा। बाकी जिसको जो कांगड़ियाँ तपते हैं वो कोयले वगैरह लाते हैं, मतलब वो सितंबर से ही स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से जो है हमें जो विंटर सीज़न है जानवरों के लिए, हमें उसकी तैयारी भी जो है सितंबर से ही स्टार्ट करनी चाहिए। जब भी जानवर हाईलैंड पास्चर से वापस माइग्रेट करते हैं अपने मतलब जो घरों की ओर, जहाँ पे उनका मतलब इन हाउस होते हैं, तो हमें सितंबर से ही शुरुआत करनी चाहिए विंटर मैनेजमेंट के लिए। इन द सेंस क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? जब भी जानवर वापस आए हमें अक्टूबर से ही स्टार्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उनका वैक्सीनेशन करना चाहिए। जो एंटीरोटॉक्सीमिया का वैक्सीन है वो हमारे शीप हस्बेंड्री में जो है हम बाई एनुअली हम जो जानवर है हम उनको करते हैं मार्च अप्रैल और ये सितंबर अक्टूबर में जो है हमारा उनका वैक्सीनेशन होता है। तो एंटेरोटॉक्सीमिया का वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें विंटर मैनेजमेंट के लिए जो है पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ईटी का वैक्सीन हमें जानवरों को करना चाहिए सितंबर में ही और सितंबर अक्टूबर में ही। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है और एक चीज़ वो है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग मीन्स हमें कीड़े मकोड़े जो एक जानवरों के अंदर, जैसे हम भी खाते हैं, हम बोलते हैं कि जी हमें डिवर्मिंग इंसान भी करते हैं 6-6 महीने के बाद हम एस्कैरिस के लिए डिवर्मिंग करते हैं। वैसे ही जो जानवर है उनको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको डिवर्मिंग करनी चाहिए। एक्चुअली अगर हम साइंटिफिकली देखें, पहले हम डिवर्मिंग करते हैं और उसके 10-15 दिन के बाद वैक्सीनेशन करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है जो भी मतलब ये कीड़े वगैरह पेट में होते हैं, जानवरों के अंदर होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो उससे फिर उसका जो हम उसको जो वो ताकत कम हो गई होती है वो ताकत थोड़ा 10-15 दिन में आ जाती है। उसके बाद हम फिर उसको वैक्सीन करते हैं। तो उससे जो होता है वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हर इलाके में जो है अपने अपने तरीके का कीड़ा जो होता है, मतलब हर एक जो एक लोकेलिटी है वहाँ एक पता होती है हमें कि इस लोकेलिटी में ज़्यादा इस तरीके के जो है मतलब वर्म्स पाए जाते हैं। जो वर्म्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे हम होते हैं टेप वर्म्स होते हैं, ट्रिमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स होते हैं। तो हमें पता होता है, एक डॉक्टर को पता होता है, उन्होंने स्टडी किया होता है, फीकल एग्जामिनेशन उस एरिया के लाइफ स्टॉक में उन्होंने किया होता है। तो उनको पता होता है कि इस एरिया में किस तरीके के वर्म्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है हम डिवर्मिंग का जो है दवाइयाँ दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक ब्रीडर जो है जो शीप रखता है, अगर वो टाइमली डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन डिजीज़ेस के लिए करता है तो उसके जानवरों को जो है कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। वो कभी फिर होता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसे इसका फ्लॉक जो है वो हेल्दी रहता है। जो इस वक्त पालने वालों का शिकायत रहती है और जो ब्रीडर्स है खासकर, क्योंकि उनमें जब वो हीटिंग अरेंजमेंट्स करते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो और नताइज भी काफ़ी बुरे निकलते हैं फिर, या डेथ्स होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है इन जानवरों में। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या ख्यालात रखने चाहिए जहाँ पर वो रहते सहते हैं? देखिए, अभी मैं बात करी थी पहले डोजिंग और वैक्सीनेशन का। जब डोजिंग और
वैक्सीनेशन इन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको जानवरों के लिए जो है, जो ये दिसंबर जनवरी का महीना है जिसमें बहुत ठंड होती है, उसके लिए आपको पहले फीड का भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए। जो ये दिसंबर के एंडिंग डेज और जनवरी का महीना है, इसमें जानवर को बाहर नहीं रखना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब ये एंडिंग दिसंबर जनवरी का होता है, ये चले कलान का होता है, इसमें माइनस टेम्परेचर्स भी जाते हैं। तो जो हमारा ज़मींदार है, जो हमारा शीप ब्रीडर है, वो क्या करता है, वो नहीं देखता है कि बाहर ठंड है या क्या है, वो इनको बाहर ग्रेजिंग के लिए छोड़ लेता है। जो ही वो बाहर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी जो है कोहरा लगा होता है, और जब वो उस कोहरे में ग्रेजिंग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनको एक इन्फेक्शन हो जाता है, वो अचानक ही फिर मर जाते हैं। आप देखिए विंटर सीजन में मोस्टली ये देखा गया है, वो बोलते हैं, फार्मर्स बोलते हैं जी जानवर बिल्कुल ठीक था, ये अचानक ही लेकिन बैठ गया और मर गया। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उन्होंने इसको फ्रॉस्ट में ग्रेज करवाया होता है, जिसकी वजह से जो है इनका एक मतलब ब्रैक्सी हो जाती है और विद नो टाइम जो है जानवर मर जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो विंटर्स है, विंटर्स में इंडोर्स ही चिले कलान जो है उसमें इंडोर्स ही आपको जानवर को रखना चाहिए और उनको एक प्रॉपर फीड देनी चाहिए। देखिए हम जो है जब सर्दियाँ होती है, इंसान कपड़े लगाता है, थर्मल्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू हम इंसुलेट रहे। वैसे ही जो जानवर है उसके पास भी अल्लाह ताला ने उसका एक कोट ऐसा रखा होता है, अंदर फैट होता है कि वो सर्दी उतना मतलब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा खाना भी चाहिए जिससे उसको एनर्जी मिलती है। जैसे फीडिंग रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे, कम से कम उसको 600 ग्राम जो है हर अडल्ट शीप को जो है कॉन्सेंट्रेट मतलब फीड 600 ग्राम जो है हर दिन मिलना ही मिलना चाहिए। उसके अलावा 1.5 से 2 किलो तक जो है घास है, हे देते हैं या हम क्या वो देंगे, ये स्ट्रॉ दे मतलब हे या स्ट्रॉ जो भी होगा उनके पास वो देना चाहिए, ताकि उनको रफेज भी मिले और कॉन्सेंट्रेट भी मिले। उसका रीज़न यही है कि उनको एक प्रॉपर बैलेंस्ड राशन मिलता है, जिसकी वजह से वो अच्छी एनर्जी भी मिलेगी और वो इंसुलेट भी अच्छा कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ठंड ज़्यादा नहीं उनको असर करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप शेल्टर प्रोवाइड करो इनको विंटर्स में, आप पूरा बंद भी मत रखो। नॉर्मल है वहाँ उनको रूम यही 20 डिग्री तक टेम्परेचर अंदर रहना चाहिए। देखिए अब कोई क्या करता है, अब कोई ज़्यादा ही लाड़ प्यार दिखाता है जानवरों को, बोलता है अब जी मैं बुखारी रखूँगा, पॉलीथिन लगाऊँगा, सारा बंद रखूँगा, तो उसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर भी हो जाता है, जमा हो जाता है, उसकी वजह से अमोनिया प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनमें रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, इवन कॉक्सिडियोसिस भी हो जाता है। ये वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें, तो वेंटिलेशन रखना भी ज़रूरी है। वेंटिलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको देखना है कम से कम 20-25 डिग्री इनको अंदर शेड का टेम्परेचर रहना चाहिए। जब शेड का टेम्परेचर 20-25 डिग्री रहा वो आपको रखना है, और वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, मतलब दर गसासन या मतलब जो खिड़की है वो खुली रहनी चाहिए ताकि एयर अंदर बाहर आए। और देखिए आज हमारे को जो है मतलब अब सब मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है अब वो बैटन फ्लोरिंग रखते हैं अपने शेड्स में, तो उससे क्या हो जाता है, जो भी उनका लिटर होता है वो सारा नीचे गिरता है और 2-4 दिन के बाद वो उसको साफ़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी मतलब फ्लोर पे ही जानवरों को रखते हैं। तो जो फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि वो 4-5 इंच तक उसको जो है घास नीचे, सॉ डस्ट जो भी वो बेडिंग रखते हैं वो रखे, और फिर एवरी 2 to 3 डेज़ वो उसको टिल्ट करे, ताकि जो अमोनिया प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो और कॉक्सिडियोसिस है जो इस मॉइस्चर की वजह से होती है वो भी कंट्रोल रहे। जो ये कॉक्सिडियोसिस है ये ज़्यादातर 1 साल तक के जो लैम्प्स होते हैं वो उनको इफ़ेक्ट करता है, तो उसकी उनको पता भी नहीं चलता है, उनको भी ऐसे ही डायरिया हो जाता है, ब्लडी डायरिया, और वो अचानक मर जाते हैं। तो ये भी एक प्रोफिलैक्टिक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं कि जो भी 1 साल तक का शीप है हम उसको कॉक्सिडियोसिस के लिए भी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। 1 साल तक के लिए उनको कॉक्सिडियोसिस के लिए भी डोजिंग कर लेनी चाहिए। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग प्रोटोकॉल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस ये कि हमें हर साल 3 टाइम्स जो है डोजिंग कर लेनी चाहिए। देखिए डोजिंग जो है वो होती है, एक तो होती है मैंने आपको बोला टेप वर्म्स होते हैं और होते हैं ट्रिमेटोड्स और निमेटोड्स के लिए। तो हमारे को एक ऐसी डोजिंग देखनी चाहिए जो इन तीनों के लिए या कम से कम 2 के लिए जो है ये एंटी हेलमिंथिक या जो भी होगा वो इफ़ेक्ट होना चाहिए, और हमें एवरी 4 मंथ इंटरवल पर जो है डोजिंग कर लेनी चाहिए इन तीनों मतलब ये वर्म्स के लिए, इन द सेंस कि अगर आप
हम देखते हैं कि अगर कोई टेप वर्म्स के लिए या राउंड वर्म्स के लिए अगर हम देखते हैं, हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, हम फेनबेंडाजोल अगर हम देखेंगे वो अच्छा रहता है, ये राउंड वर्म्स के लिए वो अच्छा रहता है। तो हम उसका एक आता है उसके साथ उसका एक मतलब कॉम्बिनेशन में आता है प्राजिक्विंटल, वो हम देखते हैं टेप वर्म्स के लिए जो है ज़्यादा वर्क करता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये कम से कम इन 2 वर्म्स के लिए यूज़ होते हैं। तो हम जो मेरा एक्सपीरियंस है जो हम अपने मतलब फील्ड में करते हैं, हम उनको एक तो ये वाली डोजिंग करवाते हैं जो इस कॉम्बिनेशन की हो, उसके बाद हम उनको जो ट्रिमेटोड्स है जिनको हम फ्लूक्स बोलते हैं, फ्लूक्स के लिए भी हम उनको एक डोजिंग करवाते हैं 5-6 दिन के बाद। तो ये एक साइकिल रहता है, मतलब एक साइकिल में एक तो ट्रिमेटो जो फ्लूक्स है, फ्लूक्स के लिए भी होना चाहिए मतलब डोजिंग, और राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स के लिए भी जो है डोजिंग होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये हम साल में 3 बार करते हैं। स्पेशली जो एरियाज़ हैं जो मार्शी है, जैसे अगर हम गांदरबल में देखें, जो ये तुलमुल्ला, शालबुग, पति शालबुग, रफ्तार, वाकुरा है, ये मार्शी बेल्ट है, ठीक है। इसमें जो है स्नेल ज़्यादा होते हैं, तो फ्लूक्स की जो है वहाँ पे आउटब्रेक फ्लूक डिजीज़ की मतलब फेशियोलोसिस की ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं कि वो जो ब्रीडर्स है वो कम से कम फेशियोलोसिस के लिए साल में 3 बार डोजिंग करे ही करे, ताकि जो है उनको फेशियोलोसिस की वजह से डेथ ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने किया है, हमने एक ट्रायल की है यहाँ पे। तो हमने देखा कि जब विंटर सीज़न आता है तो हम ब्रीडर्स को बोलते हैं एंडिंग दिसंबर टू जनवरी, मतलब ये जो है आप कम से कम अपने जो शीप है उनको 4 या 5 डेज़ के लिए प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे दो। प्रोकेन पेनिसिलिन का हमने किया है, ये हमने ट्रायल की है। तो हमने देखा कि जब वो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं और उन्होंने फेशियोलोसिस के लिए भी बाकी वर्म्स के लिए भी उन्होंने किया होता है ट्रीटमेंट, हम देखते हैं कि इससे मोर्टेलिटी बहुत रिड्यूस होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही इंटरव्यू में बताया कि जो फ्रॉस्टी जो होता है ग्रास, ब्रीडर्स जो है वो फ्रॉस्टी ग्रास में डालते हैं किनको, जानवरों को ग्रेज करने के लिए, और उनको ब्रैक्सी अटैक आता है तो वो मर जाते हैं। हमने काफ़ी हद तक जो है मोर्टेलिटी रोकी है प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शन से। देखिए, अगर एक फार्मर है उसके पास बहुत सारे शीप है, अगर हम एक शीप की कॉस्ट देखें ऑन एन एवरेज 10,000, अगर वो 5,000 या 2-3 हज़ार का ही ट्रीटमेंट इस महीने में अपने सारे जानवरों को करता है, कम से कम हमने 99.9% तक जो है मोर्टेलिटी इन इंजेक्शंस की वजह से जो है विंटर सीजन में रोकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने प्रोकेन पेनिसिलिन प्रोफिलैक्टिक जो है प्रोफिलैक्टिकली हमने शीप में दिया है, और विंटर सीजन में जो है मोर्टेलिटी कम से कम 99.9% हमने रिड्यूस की है। और फिर विंटर सीज़न के बाद हम देखते हैं आता है लैम्बिंग सीज़न, फरवरी में, मतलब अप्रोचिंग जो होता है, तो उस वक्त लैम्बिंग सीज़न आता है। तो वो ये कितना एक प्रेग्नेंट ईव के लिए कितना स्ट्रेसफुल रहता है ये जो ये चिले कलान का होता है, क्योंकि अब उसको चिले कलान के बाद फिर उनकी डिलीवरी होती है। तो इसीलिए जो है उनको भी एक एडिशनल जो है चाहिए फीड, इन द सेंस कि उनको उस वक्त एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम फार्मर्स को एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम इसको 30-40 ग्राम जो है मोलेसेस, जिसको राब बोलते हैं, वो आप अपने प्रेग्नेंट ईव्स को दे दो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट ईव्स होती है और उनका एंडिंग जो ये होता है, मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने वाला होता है, हम क्या देखते हैं कि वो एक तो उनमें बहुत कन्वल्जेंस टाइप के आ जाते हैं एट टाइम्स, और उनका जो गर्दन होता है वो टिल्ट होती है टू वन, और वो वन साइड, और वो एक ही जगह बैठ जाती है। द मेन रीज़न भी उनको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उनकी एनर्जी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ से उनको उनका उतना खाना नहीं मिलता है। तो ब्रीडर्स के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है कि वो अपना जो भी उनकी जो प्रेग्नेंट ईव्स है ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ देयर प्रेगनेंसी, उनको कम से कम एडिशनल मोलेसेस भी देने चाहिए इन एडिशन टू कॉन्सेंट्रेट और है, उनको मोलेसेस भी देना चाहिए प्रेग्नेंट ईव्स को, ताकि उनको जो है एनर्जी डेफिसिट ना हो और वो हेल्दी न्यूबॉर्न जो है वो प्रोड्यूस करें। जी, आखिर में आपसे पूछेंगे कि जो मवेशी पालने वाले हैं उनको वैक्सीनेशन कौन कौन से करने चाहिए, किन वैक्सीनेशन का उनको ख्याल रखना चाहिए जिनसे उनको फ़ायदा हो।
जी, देखिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जो प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशंस वो होती है शीप पॉक्स की, और लाइव शीप पॉक्स वैक्सीन है। हम एफएमडी वैक्सीन मतलब प्रोवाइड करते हैं, हम एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, और हम पीपीआर का वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ईयरली कैलेंडर हम इनको करते हैं। जो एंटेरोटॉक्सीमिया का वैक्सीन है ये हम करते हैं बायएनुअली, मतलब ये 6-6 महीने के बाद होना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो एक ब्रीडर जो है वो मिस करता है, जब हम पहली बार किसी को ईटी का वैक्सीन करते हैं उसको 21 के डेज़ के बाद एक बूस्टर डोज देना चाहिए। जो बूस्टर डोज जो ही आपने दिया 21 डेज़ के बाद, उसके बाद आप उसको 6-6 महीने के बाद जो है ये ईटी का वैक्सीन किया करें। उसके बाद जो है आपका एफएमडी वैक्सीन आता है, वो भी हम करते हैं बायएनुअली करते हैं, वो भी जो है शीप उनके लिए भी हम ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है लाइव शीप पॉक्स वैक्सीन, ये हम ईयरली करते हैं, ये हर साल जो है शीप पॉक्स का वैक्सीन हम देते हैं। और आता है पीपीआर जो है हम ये जो नए जानवर होते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं 4 महीने के बाद, और फिर हम ये करते हैं 3-3 साल के बाद। जो इसकी इम्यूनिटी है वो 2-3 साल तक रहती है, तो फिर हम 3 ईयर्स के बाद जो है उसका नए से फिर बूस्टर डोजेस करते हैं आफ्टर एवरी 2 to 3 ईयर्स। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किसी भी वैक्सीनेशन का वो यही है कि अगर आप पहली बार किसी जानवर को कोई भी वैक्सीन करते हो उसका बूस्टर करना चाहिए 21 डेज़ के बाद। फिर उसके बाद जो है जो उसका नॉर्मल प्रोटोकॉल है, चाहे 6 मंथ्स है या 1 साल है, वो फिर फॉलो करना चाहिए। थैंक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो ब्रीडर्स है मवेशी पालने वाले, उनको आपकी बातों से फ़ायदा भरपूर हो। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते रहेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।